नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया। भरतपुर में आप सभी का स्वागत है। अगर आप भरतपुर घूमने का प्लान कर रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि भरतपुर की फेमस टूरिस्ट प्लेसेस कौन कौन सी हैं, तो आज हम आपको भरतपुर के लिए कंप्लीट गाइड करेंगे। सबसे पहले तो हम आपको लेकर चलेंगे उन सभी फेमस टूरिस्ट प्लेसेस की ओर जिन्हें आपको भरतपुर टूर के दौरान ज़रूर एक्सप्लोर करना चाहिए, और उन सभी प्लेसेस को आपको अच्छे से दिखाएंगे जिससे कि आपको ऐसा अनुभव होगा कि आप हमारे साथ भरतपुर घूम रहे हैं। और साथ ही हम आपको ये जानकारी भी देंगे कि किस तरह से आप भरतपुर के लिए पहुंच सकते हैं, किस तरह की होटल फैसिलिटीज़, फूड फैसिलिटीज़ यहाँ पर अवेलेबल हैं, जिससे आप बजट फ्रेंडली तरीके से यहाँ पर रुक सकें और अच्छा फूड ट्राई कर सकें। और साथ ही हम आपको ये जानकारी भी देंगे कि आपको भरतपुर घूमने में कितने दिनों की आवश्यकता होगी। तो ये सारी छोटी बड़ी जानकारी आज आपके साथ शेयर करेंगे। तो आइए मिलकर एक्सप्लोर करते हैं भरतपुर। भरतपुर राजस्थान का एक खूबसूरत डिस्ट्रिक्ट है, और इसके टूर के दौरान जिन स्थानों को हम एक्सप्लोर करेंगे वे कुछ इस तरह से होंगे कि सबसे पहले हम एक्सप्लोर करेंगे डीग के महलों को, जो कि भरतपुर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर डीग में स्थित हैं। डीग के महलों को देखने के बाद हम देखेंगे विश्व प्रसिद्ध केवलादेव राष्ट्रीय अभयारण्य यानी कि केवलादेव नेशनल पार्क, जहां पर विभिन्न प्रकार के बर्ड्स पाए जाते हैं। और फिर हम चलेंगे लोहागढ़ फोर्ट को देखने, जो कि भरतपुर का किला है। तो आइए मिलकर अपने टूर की शुरुआत करते हैं डीग के महलों के साथ। ये एक बहुत ही ऐतिहासिक जगह है जो कि भरतपुर की प्राचीन राजधानी हुआ करती थी। यहाँ पर देखने लायक बहुत सारे महल हैं। हम सभी महलों को अच्छे से देखेंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि डीग को फव्वारों का महल भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे फाउंटेन्स हैं। और फाउंटेन्स की खास बात कि सभी फाउंटेन्स बिना मोटर के चलते हैं। यहाँ पर लगभग 2000 से ज़्यादा फाउंटेन्स हैं जो कि बिना मोटर से चलते हैं। कैसे चलते हैं इस पूरे मैकेनिज्म को मैं आपके सामने रखूँगा, और पूरे महल को आज हम एक्सप्लोर करेंगे। तो आइए शुरू से शुरू करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं डीग के महलों को। अभी जो स्टार्टिंग कर रहे हैं ये है गोपाल भवन, जो कि राजा का रेजिडेंस एरिया हुआ करता था। यहाँ पर राजा महाराजा रहा करते थे। इस महल की खास बात कि ये इस साइड से आप देखेंगे तो ये 1 मंजिला आपको नज़र आएगा, यहाँ से आप देखेंगे तो आपको ये 2 मंजिला नज़र आएगा, और इसके पीछे आप देखेंगे तो ये 4 मंजिला आपको नज़र आएगा। डीग के महलों का फाउंडेशन रखा था राजा सूरजमल ने 1756 में, यानी कि 1756 में। और इस महल में कुछ इस तरह के कई सारे फाउंटेन्स हैं, लगभग 2000 के लगभग। अभी हम देख रहे हैं गोपाल भवन का बैक साइड, जो कि मैंने आपको बताया था पीछे से 4 मंजिला नज़र आता है। इसकी 1 मंजिल हमेशा पानी के अंदर डूबी रहती है। ये एक तरह का समर पैलेस था। राजा यहाँ पर समर के दौरान रहते थे। 1 मंजिल डूबने का कारण ये है कि ये महल ठंडा रहता है। इससे इसका जो स्टोन है वो पानी सोखने वाला है, और इससे क्या होता है, ठंडाई पूरे महल में बरकरार रहती है। अभी मेरे पीछे जो आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, ये महल नुमा आकृति, ये है भादव महल। ऐसे 2 महल बनाए गए हैं यहाँ पर। ये है भादव महल, और इसी के जैसा रेप्लिका है उधर है, उसको बोलते हैं सावन महल। यहाँ पर होता क्या है कि साल में 2 बार फेस्टिवल मनाया जाता है, जब ये 2000 फाउंटेन्स को आज भी चलाया जाता है। यानी कि जितने भी फाउंटेन्स हैं यहाँ पर आज भी वर्किंग कंडीशन में हैं, और इन फेस्टिवल्स के दौरान इन फाउंटेन्स को चलाया जाता है। और पहले के टाइम पर जब फाउंटेन्स चलते थे तो राजा यहाँ पर बैठ करके इन सभी फाउंटेन्स को देखा करते थे और इसका आनंद लिया करते थे। ये फाउंटेन साल में 2 बार चलते हैं, एक तो होली में ब्रज महोत्सव के दौरान, और एक सावन भादों के महीने में। अब आप मेरे पीछे जो महल देख रहे हैं इसका नाम है सूरज भवन। इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग कहानी है। ये पूरा का पूरा महल आगरा से लाया गया है। अब कैसे लाया गया है मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा आप नज़दीक आइए। आगरा पे राजा सूरजमल ने अटैक किया था, और अटैक करने के बाद ये पूरा का पूरा महल, वहाँ पे एक मदरसा था, तो इस मदरसा को तोड़ करके उसके पीसेस करके इस तरह से, ये देखिए यहाँ पर ये आप पीसेस देख पाएंगे इस तरह से, ये पूरा मदरसा को तोड़ा गया। इसका एक मैप बनाया गया, पहले तो पूरा मैप बनाया गया, और एक एक पीसेस के ऊपर नंबरिंग की गई कि ये इसका पार्ट है, ये इसका पार्ट है, और वहाँ से टुकड़ों में इसको लेके आया गया। इस पूरे महल को टुकड़ों में लाया गया था। ये आप यहाँ पर देखते हैं मुगल आर्किटेक्चर है पूरा का पूरा, और ये आगरा में बना हुआ था। इसको टुकड़ों में लाया गया और यहाँ पर नंबर वाइज असेंबल किया गया, और ऐसा का ऐसा ही महल
यहाँ पर खड़ा कर दिया गया। ये महल पूरा का पूरा आगरा से लाया गया है। राजा सूरजमल ने जब आगरा पे अटैक किया तो वहाँ से ये पूरा मदरसा उठाकर वो लाए थे। सूरज भवन के अंदर की खास बात कि यहाँ आप कुछ भी बोलेंगे तो इको होता है। इस तरह के गुंबद जो बने हुए हैं वो होलो हैं और उसकी वजह से आवाज़ गूंजती हुई सुनाई देती है। तो अभी आपने देखा सूरज भवन, लेकिन ये है उसका रेप्लिका, यानी कि एग्जैक्टली सेम बनाया गया है, लेकिन ये सैंडस्टोन का बना हुआ है। ये मार्बल है जो आपने अभी पीछे देखा सूरज भवन, और ये उसका एग्जैक्ट रेप्लिका बनाया गया है, सेम टू सेम वही भवन, लेकिन सैंडस्टोन से। ये जो आप पीछे पिंजरानुमा आकृति देख रहे हैं, ये एक्चुअल में पिंजरा हुआ करता था जिसमें पालतू शेरों को रखा जाता था और पीछे एक पत्थर की शिला लगती थी ताकि वो बाहर ना आ सके। ये पुराने ज़माने का पज़ल गेम है जिसमें कि बीच में एक स्वास्तिक का साइन बना हुआ है, यहाँ पर प्लस का साइन बना हुआ है जो क्रिश्चियन धर्म का है। इस तरह का गेम पुराने ज़माने में खेला जाता था। अब मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पर जितने भी फाउंटेन हैं वो बिना मोटर से चलते हैं। इनको चलाने में किसी तरह की मोटर का इस्तेमाल नहीं किया गया है। एक स्पेशल मैकेनिज्म है जिसको इस्तेमाल किया गया है। जैसे कि हम टंकियों में पानी भरते हैं और नीचे पूरा फुल स्पीड में पानी आता है नलों के अंदर, उसी मैकेनिज्म को यहाँ यूज़ किया गया है। ये जो पीछे दीवार आप देख रहे हैं, ये पूरा एक 6 लाख गैलन का टैंक है। ये पूरी दीवार मतलब एक तरह से तालाब है ये पूरा, जो आप यहाँ से वहाँ तक देख रहे हैं। इसके अंदर पानी भरा जाता था और 400 छेद हैं इस दीवार के यहाँ, मतलब इस टैंक के बेस में 400 छेद हैं जिसमें लकड़ी के डाट लगाए जाते थे। जैसे कि हम बॉटल के ऊपर ढक्कन लगाते हैं, कॉर्क लगाते हैं, उसी तरह का एक तरह से लकड़ी के डाट लगाए जाते थे उन छेदों को भरने के लिए। फिर इसमें पानी भरा जाता था और जब पानी से फव्वारे चलाने होते थे तो उन लकड़ी के डाटों को हटा दिया जाता था। कुछ लोग इस पानी के टैंक के अंदर उतर के उन डाटों को हटाते थे और कलर की पोटली, मतलब कुछ अगर ये जो फाउंटेन्स थे वो कलरफुल चलते थे तो वो कलर की पोटलियाँ उन जो होल्स थे जहाँ से पानी निकलता था वहाँ पर जा करके उसको धीरे धीरे करके मसलते थे। इससे क्या होता था, कलरफुल फाउंटेन्स चलने लगते थे। ये जो पीछे आप टैंक देख रहे हैं, इसमें पुराने ज़माने में जो पानी भरा जाता था, इसको फिल किया जाता था, वो बरहट की मदद से किया जाता था। आज इसको जो फिलिंग की जाती है वो बाय मोटर की जाती है। पहले फिल करने में इसको काफ़ी टाइम लगता था, लेकिन आजकल आधुनिक साधन, आधुनिक मोटर की वजह से इसे कम टाइम में भरा जा सकता है। अब हम पहुंच चुके हैं डीग पैलेस के किशन भवन में। ये एक इंटरेस्टिंग जगह है क्योंकि अंदर आज तो म्यूज़ियम बना रखा है, लेकिन पहले ये दीवाने खास हुआ करता था। राजा के जो मेन मंत्रीगण हुआ करते थे, जो सभादार हुआ करते थे, उनकी अंदर मीटिंग हुआ करती थी। और ये जो बाहर वाला प्रांगण आप देख रहे हैं, ये दीवाने आम हुआ करता था, यानी कि जो लोकल लोग होते थे, जैसे कि पब्लिक कोर्ट जिसे हम कहा जाता है, वो पब्लिक कोर्ट यहाँ पर राजा बैठते थे और पब्लिक की बातें, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉल्व किया करते थे। और एक और चीज़ यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि ये जो फाउंटेन्स हैं, ये देखिए, ये 13 फाउंटेन्स है टोटल, और ये 13 पीढ़ियों के 13 अलग अलग फाउंटेन्स यहाँ पर लगाए गए हैं। अब मेरे पीछे जो आप महल देख रहे हैं, ये है पुराना महल, जो कि महाराजा सूरजमल के जो पिता थे बदन सिंह जी, उन्होंने बनवाया था ये किला। अब ये खंडर हो चुका है, इसके अंदर नहीं जाया जा सकता, लेकिन ये पुराना किला है। और इससे पीछे आप जो देखेंगे वो है डीग का असली किला। ये तो बदन सिंह जी द्वारा बनवाया किला था, और ये है डीग का पुराना किला। जो वो तोप रखी हुई है उसके पीछे पूरा का पूरा फोर्ट एरिया है, जो कि पुराने टाइम पर किला हुआ करता था, यहीं से शासनकाल चला करता था। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये पुराने ज़माने का कोआ है, एक तरह से बरहट है। ये जो दीवाने आम था, यहाँ पर कभी भी अलग अलग मौसम के हिसाब से सभा लगा करती थी। तो कभी जैसे बरसात का मौसम है या बहुत ज़्यादा धूप है, तो ये कड़े यहाँ पर पूरे में लगे हुए हैं इस तरह से, ताकि शेड यहाँ पर
क्रिएट किया जा सके ताकि जो भी लोग बैठे हैं उनको दिक्कत ना हो मौसम की वजह से। तो अभी हमने देखा था गोपाल सागर, अब हम पहुंच चुके हैं रूप सागर तालाब में। यहाँ 2 तालाब हैं इस तरह से, ये देखिए पूरा ये तालाब वाला एरिया है जिसमें कि अभी आपको ग्रीनरी नज़र आ रही होगी। यह है पुराना डीग किला। अब आप देख रहे हैं केशव भवन, जो कि आर्टिफिशियल रेन के लिए बनाया गया था, यानी कि कृत्रिम बारिश कराने के लिए। इसमें कुल मिलाकर 300 फाउंटेन हैं, छोटे बड़े मिलाकर। अगर आप बड़ों को काउंट करेंगे तो आपको 300 यहाँ पर नज़र नहीं आएंगे, लेकिन ये जो छोटे छोटे हैं ये भी फाउंटेन्स हैं, फव्वारे हैं। इनसे भी फव्वारे चला करते थे और ये फव्वारे काफ़ी ऊंचाई तक चला करते थे। यहाँ पर मेटल बॉल्स हुआ करती थी। जब ये फव्वारों का पानी मेटल बॉल से टकराता था तो बॉल्स आपस में टकराकर आवाज़ करती थी, जिससे ऐसा लगता था जैसे बादल गरज रहे हों। और राजा इस माहौल का यहाँ पर बैठकर आनंद लिया करते थे, जिससे उनको बादल गरजने की आवाज़ और पानी के रिमझिम जैसे बारिश का पानी बह रहा हो, उस तरह का मज़ा यहाँ पर होता था। अब डीग पैलेस के अंदर हम देखने जा रहे हैं नंद भवन को। ये है नंद भवन, जो कि पुराने ज़माने में अखाड़ा हुआ करता था। राजा यहाँ पर कुश्ती का आनंद लिया करते थे। जो पहलवान थे, इसके अंदर पूरा का पूरा अखाड़ा बनाया हुआ है। जो मिट्टी हुआ करती थी अखाड़े में लड़ने वाली, वो मिट्टी इसके अंदर है। जो पहलवान लड़ते थे तो राजा बैठकर उस पहलवानी का मज़ा लिया करते थे, यानी कि अखाड़े में जब 2 पहलवान लड़ते हैं तो राजा बैठ कर के इसका आनंद लिया करते थे। नंद भवन के अंदर जो अखाड़ा है, अखाड़े में जब पहलवान कुश्ती करके आते थे तो इस कुंड में, इस तालाब में नहाया करते थे। ये पूरा तालाब पानी से भरा रहा करता था पहले टाइम पर। अब मेरे पीछे जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये है नूरजहाँ का झूला, जो कि दिल्ली से लाया गया था। जब दिल्ली पर आक्रमण किया गया था तो वहाँ से इस झूले को लाया गया था। अब इसमें झूला तो नहीं है, लेकिन आप ऊपर देख सकते हैं कड़े हैं 2, जिस पर झूला टांगा जाता था। ये पूरा महल राजा सूरजमल जी के पिताजी ने बनवाया था। गोपाल भवन और कुछ पैलेसेस के अंदर यहाँ पर म्यूज़ियम है, लेकिन म्यूज़ियम के अंदर शूटिंग अलाउड नहीं है। गोपाल भवन के अंदर काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं पुराने राजा से रिलेटेड, क्योंकि राजा लोग जो इस्तेमाल किया करते थे, जैसे कि उनका बेड, उनके जो बड़े पंखे हुआ करते थे पूरे ओल्ड स्टाइल के, वो म्यूज़ियम के अंदर रखे हुए हैं। और एक टाइगर की बॉडी है जो कि गोपाल भवन के अंदर रखी गई है। रियल टाइगर की बॉडी है, अंदर उसमें उसको प्रिजर्व करके मसाला भर दिया गया है, लेकिन वो असली टाइगर की बॉडी है। बहुत सारा फर्नीचर है, बहुत काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो कि आप गोपाल भवन के अंदर देख सकते हैं। गोपाल भवन के अंदर ही है एक हनुमान जी का मंदिर, जहां पर भी आप दर्शन कर सकते हैं। अभी जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं मेरे सामने, ये येलो कलर का स्ट्रक्चर डीग फोर्ट का हिस्सा है, जो कि अब पुराना हो चुका है, खंडर हो चुका है। यहाँ ज़्यादा कुछ देखने लायक नहीं है, लेकिन यहाँ पर 5 तोपें रखी हुई हैं अलग अलग कोनों पर। उनमें से एक तोप यहाँ नज़र आ रही है। ये आप ऊपर तोप देख सकते हैं, बहुत दूर है हमसे, काफ़ी दूर हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। लेकिन डीग फोर्ट के अंदर यही कुछ चीज़ें बची हुई हैं जो कि आप देख सकते हैं। बाकी जो मेन चीज़ देखने की है वो है डीग के पैलेसेस। तो अभी हमने देखे डीग के महल, जिनका डिस्टेंस भरतपुर से लगभग 38 किलोमीटर्स का है, और यहाँ तक आप बस से या किसी कैब से बड़ी आसानी से पहुँच सकते हैं। और अब हम चल रहे हैं भरतपुर में स्थित केवलादेव नेशनल पार्क को देखने, जिसे बर्ड हेवन के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, मेरा नाम रमेश गुप्ता है और मैं 91 से यहाँ पर एज ए नेचर गाइड वर्क कर रहा हूँ। तो ये भरतपुर एशिया के अंदर सबसे बड़ा पार्क है बर्ड्स के लिए, जिसमें 400 प्रकार की प्रजाति पाई जाती हैं, जिसमें 200 प्रकार का इंडियन है, भारतीय है, और 200 प्रकार का माइग्रेटरी स्पीसीज़ है। केवलादेव नेशनल पार्क में एंटर करने से पहले आपको टिकट लेना पड़ता है। ये टिकट विंडो है। टिकट के प्राइजेस कुछ इस तरह से यहाँ पर लगाए हुए हैं।
अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो 46 रुपये का टिकट लगेगा, और अगर एक नॉर्मल पर्सन है, अगर एक भारतीय नागरिक हैं तो 126 रुपये का चार्ज है। तो आज हमारी जो जर्नी होने वाली है वो कुछ इस तरह से होने वाली है। ये पूरा मैप है केवलादेव नेशनल पार्क का। इसमें कि हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है, मेन गेट है, यहाँ से स्टार्ट होगा और हम जाएंगे धीरे धीरे करके यहाँ तक। ये हमारा आखिरी पॉइंट रहेगा केवलादेव टेम्पल तक का। इसके आगे पाइथन पॉइंट है और भी कुछ चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा आपको पॉपुलेशन नहीं दिखती बर्ड्स की। मेन जो पॉपुलेशन दिखती है केवलादेव टेम्पल तक दिखती है। तो यहाँ मेन गेट से केवलादेव टेम्पल का डिस्टेंस 6 किलोमीटर का है। 6 एक साइड का, वापस जाएंगे तो वापस 6, मतलब कुल मिला के 12 किलोमीटर का डिस्टेंस हो जाता है। और बाकी ये रूट्स अलग अलग जाते हैं जिसमें भी आप बहुत अच्छी बर्ड साइटिंग कर सकते हैं। केवलादेव नेशनल पार्क में अगर आप सफारी करना चाहते हैं तो आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं जिसके अनुसार आप अंदर जा सकते हैं। पहली चीज़ तो आपको टिकट लेना होता है। दूसरी चीज़, आप यहाँ पर पैदल भी घूम सकते हैं। आज हम पैदल सफारी करने वाले हैं पूरे पार्क के अंदर। लगभग 6 किलोमीटर का राउंड है, मतलब आपको 6 किलोमीटर जाना है, 6 किलोमीटर आना है। हम यहाँ पैदल इसलिए जा रहे हैं क्योंकि पैदल पर जाने में ज़्यादा संभावना होती है बर्ड्स की, क्योंकि हर एक स्पॉट पर, हर एक ट्री पर हम आसानी से बर्ड्स को देख सकते हैं। यहाँ पर आप ई रिक्शा पर भी जा सकते हैं, यहाँ पर नॉर्मल वाला जो पैडल साइकिल वाला रिक्शा होता है उससे भी जा सकते हैं, और घोड़ा गाड़ी से भी जा सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस हैं। ये पार्क के अंदर सबसे छोटा आउल है। इसमें 3 तरह के आउल मिलते हैं। सबसे छोटा आउल ये स्पॉटेड आउलेट है, और नाइट में एक्टिव होता है, डे में रिलैक्स करता है। इसकी आँखें येलो कलर की होती हैं। येलो कलर वाला आइज़ देख सकता है दिन में, रात को केवल ब्लैक आई वाला देख सकता है। दैट इज मैगपाई रॉबिन। इट इज नेशनल बर्ड ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश का नेशनल बर्ड है। ये है मैगपाई रॉबिन। दैट इज पेंटेड स्टॉर्क। लाइक इसने पेंट किया हो, पेंटेड स्टॉर्क, STORK। स्टॉर्क इज अ लोकल माइग्रेटरी बर्ड्स कम फ्रॉम साउथ इंडिया। केरल प्रयास से आते हैं यहाँ पर। ये ब्रीडिंग ग्राउंड है भरतपुर। 5000 पेंटर्स में ब्रीड किया यहाँ पर लगभग। ये घोंसले इनके नेस्ट हैं। ये अकेशिया के ट्री पर घोंसले बनाते हैं, बबूल के तरह। ये वाइट बर्ड देख रहे हैं आप सामने, ये ब्लैक हेडेड आइविस। इट इज़ लोकल माइग्रेटरी बट नेशनल बर्ड ऑफ इजिप्ट। हाँ, नेशनल बर्ड है लेकिन ये लोकल माइग्रेटरी है। अब मैं आपको केवलादेव नेशनल पार्क के टाइमिंग के बारे में कंफर्म करना चाहूँगा। यहाँ पर टाइमिंग है सुबह 6:30 बजे से शाम 5 बजे तक का टाइमिंग होता है। इस दौरान आप यहाँ पर आ सकते हैं सर। लेकिन बेस्ट बर्ड वॉचिंग टाइम सुबह सुबह का होगा। मॉर्निंग टाइम बेस्ट होता है, क्योंकि आप भी जैसे घर के पास भी उठते होंगे तो सुबह सुबह चिड़ियाओं की चहचहाहट आपको सुबह सुबह ही सुनाई देती होगी। बीच में दोपहर के टाइम पे वो कम हो जाती है। तो सुबह सुबह बर्ड्स की एक्टिविटी ज़्यादा होने की वजह से बेस्ट टाइम रहेगा सुबह सुबह आने का। स्टार्टिंग पॉइंट से लगभग 1.5 किलोमीटर आने के बाद यहाँ पर एक भरतपुर फॉरेस्ट लॉजेज बनी हुई है जिसके अंदर 18 कमरे हैं। यहाँ अंदर आप रुक सकते हैं फॉरेस्ट के अंदर। इस तरह की फैसिलिटी यहाँ पर दी गई है। इस फॉरेस्ट लॉज में रुकने का जो टैरिफ चार्ज है, यानी कि रुकने का जो किराया है यहाँ का, वो लगभग 5000 रुपये है 2 लोगों के लिए, इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट। ये पूरे पार्क का मैप है। ये मेन गेट है, हम यहाँ पर खड़े हैं। लगभग 2 किलोमीटर पास कर दिया। यहाँ से यहाँ तक दूरी पड़ती है 3.5 किलोमीटर। केवलादेव टेम्पल। यस, मैं इस पार्क के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। ये महाराजा भरतपुर का हंटिंग पैलेस रहा है डक शूटिंग के लिए, और 1956 में इसको घना बर्ड सेंचुरी डिक्लेयर किया गया। घना मीन्स डेंस ऑफ फॉरेस्ट। 1981 में इसको नेशनलाइज किया। इसका नाम रखा केवलादेव नेशनल पार्क। इसके सेंट्रल पॉइंट पर एक शिव जी का मंदिर है, उसके नाम पर नोमेनक्लेचर हुआ है जी। अच्छा, शिव जी के मंदिर पे नाम पे नोमेनक्लेचर। हाँ, इसका जो एरिया है 29 स्क्वायर किलोमीटर में फॉरेस्ट है, जिसमें 11 किलोमीटर पानी का इलाका है, वेटलैंड है, और 18 किलोमीटर ड्राई लैंड है। और 85 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को इसका टाइटल दिया। इसका जो एरिया है 29 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में, जिसमें 11 किलोमीटर पानी का वेटलैंड है और 80 किलोमीटर ड्राई लैंड है। तो यहाँ पर कुछ जानवरों की वैरायटी मिलती है। हार्बीवोरस जानवर बोलते हैं उनको, मतलब बर्ड्स के अलावा। हाँ, जैसे स्पॉटेड डियर है, चीतल बोलते हैं, सामर डियर है, जैकॉल है, गिदर बोलते हैं, और एंटीलॉप्स है, ब्लू बुल एंटीलॉप्स।
लगभग 1.5 किलोमीटर पैदल चलने के बाद आता है चेक पोस्ट, जहाँ पर आपको अपना टिकट चेक करवा कर आगे की ओर बढ़ना पड़ता है। इस तरह का एक गेट भी बनाया हुआ है यहाँ पर, और एक बोटिंग पॉइंट है। थोड़ा सा पास से दिखाना चाहूँगा। बोटिंग के चार्जेस कुछ अलग हैं। अगर आप बोटिंग करना चाहते हैं तो टिकट के अलावा चार्जेस देने पड़ते हैं, लेकिन बोटिंग का एक अलग एक्सपीरियंस हो सकता है, क्योंकि जब आप बोटिंग से जाते हैं तो कुछ अलग तरह के बर्ड्स यहाँ पर नज़र आते हैं। स्पेशलिटी क्या है थोड़ा जानेंगे, लेकिन अभी मुझे यहाँ पर एक बहुत अच्छा बर्ड नज़र आ रहा है, मैं आपको थोड़ा सा यहीं पर रुक के बताना होगा। किंगफिशर, देखिए किंगफिशर, किंगफिशर, वाइट ब्रेस्टेड, देखिए इसे देखिए मैडम, किंगफिशर, किंगफिशर, इसे देखिए। अब बोटिंग के चार्जेस मैं आपको कंफर्म करना चाहूँगा। 450 रुपीज़ एक बोट का चार्ज होता है, जिसमें 1 से 4 आदमी तक जा सकते हैं। 1 घंटे की बोटिंग का ये चार्ज है। और जो बड़ी बोट है उसका सर 900 रुपये चार्ज है बड़ी बोट के लिए। यहाँ अलग अलग बोट के साइजेस के हिसाब से बोट रखी हुई हैं। 900 रुपये, 8 व्यक्ति तक उसमें बैठ सकते हैं। यहाँ पर 2 तरह की साइकिल्स चलती हैं। ये वाली साइकिल का रेंट होता है 100 रुपये, और ये वाली साइकिल जो है इसका चार्ज होता है 150 रुपये, और पूरे दिन भर के लिए चार्ज है। आप पूरे दिन भर पार्क के अंदर इस साइकिल्स को यूज़ कर सकते हैं। और ये है रिक्शा, जो कि है पैडल रिक्शा। इसका चार्ज है 600 रुपीज़ फॉर 1 आवर टू 3 आवर्स, मतलब 1 से 3 घंटे तक आप इस रिक्शा में घूम सकते हैं। 600 रुपये चार्ज लगेगा, और 2 आदमियों का चार्ज रहता है। इसमें अगर आपके पास ज़्यादा मेंबर्स हैं तो आपको दूसरा रिक्शा लेना होता है, क्योंकि रिक्शा गाड़ी का जो लिमिटेशन है वो 2 आदमी तक की है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी देना चाहूँगा केवला नेशनल पार्क के बारे में, कि ये पूरा साल भर ओपन रहता है। आप यहाँ पर कभी भी आ सकते हैं। जैसे कि दूसरे नेशनल पार्क्स होते हैं जहाँ पर कोर जोन एरिया मॉनसून के 3 महीने बंद रहता है, ये बंद नहीं रहता। आप पूरे साल भर यहाँ आ सकते हैं। लेकिन बेस्ट जो सीज़न है अगर आपको बर्ड्स यहाँ देखने हैं तो वो रहेगा विंटर सीज़न, और स्पेशली अक्टूबर से फरवरी का मंथ, क्योंकि उस दौरान माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ ज़्यादा आते हैं और आप बहुत अच्छी साइटिंग उनकी कर सकते हैं। ये जो ब्लैक कलर का बर्ड अभी आप देख रहे हैं इसका नाम है ग्लोसी आइबिस, और जो वाइट कलर का बर्ड है इसका नाम है इंटरमीडिएट इग्रेट, जिसे हम लोकल लैंग्वेज में बगुला कहते हैं। ये जो छोटा बर्ड अभी हम देख रहे हैं इसका नाम है पॉन्ड हेरोन। इसे मैजिक बर्ड भी कहा जाता है, क्योंकि जब ये उड़ता है तो वाइट कलर का दिखता है, और जब ये बैठ जाता है तो ब्राउनिश कलर का नज़र आता है। अब जिस बर्ड को हम देख रहे हैं इसका नाम है ग्रे हेरोन। ये एक लोकल माइग्रेटरी बर्ड है जो कि साउथ इंडिया से आता है। दैट इज येलो फुटेड ग्रीन पिजन, हरे कबूतर बोलते हैं इनको, और ये डेंस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। सीढ़ी मिलता है ब्लू जॉक पिजन। ये कहाँ से आते हैं? ये नेटिव बर्ड है, यहाँ का बर्ड है, लोकल। हाँ देखिए इनका पिंक बीक है। ये ग्रे लेग गीज फ्रॉम साइबेरिया, साइबर से आते हैं। इनका पिंक बीक है और ब्राउन विंग्स है, पिंक लेग्स हैं। पर्पल हेरोन, इट इज़ लोकल माइग्रेटरी बर्ड्स फ्रॉम साउथ इंडिया। नेस्टिंग, मैटिंग, ब्रीडिंग आफ्टर मार्च गो बैक। पर्पल स्वैम्प हैन फ्रॉम कश्मीर। कश्मीर से आए? हाँ कश्मीर से आता है, और पुराना नाम था, ओल्ड नेम इज पर्पल मोरहैन, अब नया नाम चेंज हो गया पर्पल स्वैम्प हैन। ये हर साल माइग्रेट करता है? हाँ हाँ, इसी ड्यूरेशन में सर्दियों में आता है? सर्दी में आता है। ये आवाज़ें भी यही कर रहे हैं ना? बच्चे चिल्ला रहे हैं खाने के लिए, ब्रेकफास्ट टाइम है, तो मम्मा और पापा दोनों ही फीड कराते हैं हमें, और कॉलोनी बना के रहते हैं सेफ्टी के लिए, क्योंकि ईगल ये बच्चों को ले जाता उठा के, तो इससे हल्ला मचा के भगा सकें उसको। पूरा एरिया पानी से भरा है, वेटलैंड है। हाँ। नील गाय है ना? हाँ फीमेल। फीमेल। ब्लू बुल। ब्लू बुल, ब्लू बुल। यह है प्राकृतिक सौंदर्य केवलादेव घाना नेशनल पार्क का। इस तरह के वेटलैंड्स यहाँ दिखाई देते हैं, जिसमें कई सारे बर्ड्स हैं, कई सारे वाइल्ड एनिमल्स दिखाई देते हैं, जैसे कि हिरणों की कई वैरायटीज़ हैं, और कई सारे ऐसे बर्ड्स हैं जो कि बाहर देश विदेश से आए हुए हैं। वाटर स्नेक है, ये पक्षी खाते हैं इनको? हम ईगल एक खाता है। अच्छा। बोलते हैं सरपेंट ईगल। अच्छा। उसके हेड पर क्रेस्ट होता है, ईटिंग द वाटर स्नेक्स। अच्छा। आधा गिर के आधा भाग गया। ग्रासलैंड में अब एक वाइल्ड बोर नज़र आ रहा है, जो कि एक जंगली सुअर है, काफ़ी हेल्दी है, साइड में खड़ा हुआ है जस्ट,
हाँ, अब यहाँ से ये थोड़ा सा टर्न हुआ, यहाँ दूसरी साइड वाइल्ड बोर। ये क्रेस्टेड सर्पेंट ईगल है, वाटर स्नेक खाता है ये, और इसके हेड पर ब्लैक कैप है और बेली पर वाइट स्पॉट हैं, और सबसे बड़ा ईगल है क्रेस्टेड सर्पेंट ईगल। ये दैट इज कॉमन कोट, कम फ्रॉम चाइना। चाइना से आता है। हाँ, ये ब्लू आइज है इनकी, लिटिल कॉर्मोरेंट है इनका। ये देखिए, ये फ्लाइंग फॉक्स और फ्रूट बर्ड्स बोलते हैं। ये नॉकटर्नल नाइट में एक्ट होता है, डे में नहीं। ये करीब 10-12 किलोमीटर जाके गार्डन है, यहाँ पर गोवा फ्रूट खाते हैं, गोवा अमरूद खाते हैं। ये चमगादड़ है? चमगादड़ बड़ी वाली, 2 तरह चमगादड़ हैं, छोटे हॉर्सू बैट और ये फ्लाइंग फॉक्स फ्रूट बैट्स। फ्रूट बैट्स की एक इंटरेस्टिंग बात कि ये जिस मुंह से खाना खाते हैं उसी से एक्सक्रीट भी करते हैं, यानी कि एक कॉमन पॉइंट है जहाँ से खाना खाएंगे और जहाँ से एक्सक्रीट करेंगे, यानी कि अपना कचरा, अपना मल बाहर निकालेंगे। ये वही है ना अभी जो देख रही हाँ, वही चमगादड़ है, फ्रूट बैट्स। फ्रूट बैट्स। हाँ, इनको पुराना नाम था फ्रूट बैट्स, फल खाने वाली। अब जो नया नाम हो गया फ्लाइंग फॉक्स का, फेस लुक लाइक फॉक्स जैसा होता है। और ये अंधेरे में भी नहीं है? हाँ, मिड नाइट में जाती हैं, नॉकटर्नल नाइट में एक्टिव होती हैं। अच्छा। गाँव फ्रूट खाती है, अमरूद। स्नेक बर्ड है ये। हाँ, ये फुली एडल्ट है, इसकी विंग्स पर सिल्वर लाइन है, वाइट लाइन है, देखिए। वास्तव में स्नेक ही खाता होगा क्योंकि नहीं, स्नेक के फिश खाता है, गर्दन इसमें ऐसी है, इसको स्नेक बर्ड बोलते हैं। खाता फिश है पर। हाँ, फिश ईटर, पॉइंटेड बिल है। ये तैर भी वही रहा क्या? हाँ, वही, वो छोटी गर्दन इसका, कॉर्मोरेंट है, लिटिल कॉर्मोरेंट, कॉर्मोरेंट, जल मुर्गा भी। तो अब हम पहुंच चुके हैं केवलादेव नेशनल पार्क के एक ऐसे पॉइंट पर जहां पर कैंटीन है, वॉशरूम फैसिलिटीज़ है और पास में ही है केवलादेव महादेव का मंदिर। कैंटीन में कई सारे खाद्य पदार्थ आपको वाजिब दाम में उपलब्ध हो जाते हैं, जिन्हें आप यहां पर ले सकते हैं। दिस इज सेंट्रल पॉइंट, सिचुएटेड एट द शिवा टेम्पल। शिव जी का मंदिर है यहाँ पर, और इसी के नाम पर नोमेनक्लेचर हुआ है। ये शिव जी का मंदिर है, हाँ, केवलादेव महादेव। इन्हीं के नाम पर पार्क का नाम केवलादेव नेशनल पार्क रखा गया है। हाँ, डाई मार के। हाँ, फिश खाती है। केवलादेव नेशनल पार्क में आप आसानी से पहुंच सकते हैं। रेलवे स्टेशन से इसका डिस्टेंस लगभग 5 से 5.5 किलोमीटर का है, जिससे आप किसी भी ऑटो रिक्शा से यहां पर आसानी से पहुंच सकते हैं। केवलादेव नेशनल पार्क में अगर आप एक बार टिकट एंट्री ले लेते हैं सुबह 6:30 बजे से शाम 5 बजे तक, तो आप यहाँ पूरे दिन भर घूम सकते हैं एक ही टिकट में, और कोई एक्स्ट्रा चार्जेस के नहीं दे रहे। आप आराम से पैदल भी घूम सकते हैं, गाइड सर के साथ घूम सकते हैं, या फिर रिक्शे में, जैसे भी आप चाहें। रिक्शा, गाइड और इन सब के एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं, लेकिन अगर आप पैदल खुद घूमना चाहते हैं तो उसके कोई चार्जेस नहीं है उस टिकट प्राइस के अलावा। ये हैं गीज़ फ्रॉम साइबेरिया। साइबेरिया से उड़ के पक्षी यहाँ पर आते हैं और काफ़ी अच्छे से दिखाई दे रहे हैं। ये है ग्रे हेरॉन बर्ड। ये जो डक्स अभी हम देख रहे हैं, इनका नाम है पिन टेल डक्स, क्योंकि इनके जो पूंछ होती है, यानी कि जो टेल होती है, वो पिन की तरह पॉइंटेड होती है, और ये बर्ड्स आए हैं साइबेरिया से। यहाँ पर इस तरह के टेलीस्कोप्स भी होते हैं गाइड सर्स के पास, जिनसे आप बर्ड्स को दूर से आसानी से देख सकते हैं। तो अभी हमने देखा केवलादेव नेशनल पार्क, और अब हम चल रहे हैं भरतपुर के किले को देखने, जिसका नाम है लोहागढ़ फोर्ट। ये भारत का एकमात्र ऐसा फोर्ट है जिसे जीता नहीं गया, चाहे अंग्रेज़ों ने इस पर जीतने की कोशिश करी हो, चाहे मुग़लों ने इसे जीतने की कोशिश करी हो, कोई भी इसे जीत नहीं पाया। ये एकमात्र ऐसा फोर्ट है। पूरे फोर्ट का क्या मैकेनिज्म था और पूरा संग्रहालय जहाँ पर पुराने टाइम पर दरबार लगा करता था, वो सारी जगह आपको दिखाएंगे हम पूरे रात के समय में। ये कुछ अलग अनुभव होने वाला है, तो आइए एक्सप्लोर करते हैं लोहागढ़ फोर्ट
यह किला राजस्थान के भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इस किले का डिस्टेंस भरतपुर रेलवे स्टेशन से लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर का है। किले तक पहुंचना काफ़ी आसान है क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे कि ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा ईजिली अवेलेबल होते हैं। ये किला एक तरह के आर्टिफिशियल आइलैंड पे बना है, यानी कि इस किले के चारों तरफ आप देखेंगे तो आपको पानी नजर आएगा। किले में कई सारे भाग हैं जैसे कि खास महल, कमरा महल, बदन सिंह महल, जवाहर बुर्ज, फतेह बुर्ज, ये सभी भाग हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा देखने लायक जगह है वो है यहाँ का संग्रहालय, जहाँ पर पुराने टाइम पर दरबार लगा करता था। ये किला जाट शासकों से बिलोंग करता है। इस किले को महाराजा सूरजमल ने 18वीं शताब्दी में बनवाया था। यह भारत का वो किला है जिस पर तोप के गोले भी बेअसर हो जाते थे और अंग्रेजों ने भी इसे जीतने से कई बार हार मान ली थी। किले के निर्माण के समय पहली एक चौड़ी और मजबूत पत्थर की ऊंची दीवार बनवाई गई थी। इस दीवार पर तोप के गोलों का असर न हो, इसलिए इस दीवार के चारों ओर चौड़ी कच्ची मिट्टी की दीवार बनवाई गई थी और इसी के साथ नीचे गहरी और चौड़ी खाई बनाकर उसमें पानी भरा गया। इससे अगर कोई दुश्मन पानी को पार कर भी ले तो सपाट दीवार पर चढ़ना नामुमकिन था। मिट्टी की कच्ची दीवार बनाने का लॉजिक ये था कि जब भी तोप के गोले फायर किए जाते थे तो मिट्टी की कच्ची दीवार में तोप के गोले धंस कर रह जाते थे और किले की मुख्य दीवार को या किले को उससे किसी तरह की हानि नहीं होती थी। अब हम आ चुके हैं किले में स्थित संग्रहालय के ऊपरी एरिया में, जहां से बहुत ही खूबसूरत नज़ारा नजर आता है। ये है संग्रहालय में स्थित शस्त्रागार, जहां पर डिफरेंट वैरायटीज के वेपन्स संग्रहित करके रखे हुए हैं। अब हम आ चुके हैं पिक्चर गैलरी में और यहाँ एक बहुत ही बड़ा सा पंखा लगा हुआ है जो कि पुराने समय में उपयोग में लिया जाता था। अब हम चल रहे हैं 56 खंभों की बारादरी की तरफ, जहां से फोर्ट का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा नज़र आता है।
और एक और ज़रूरी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, लोहागढ़ फोर्ट में आज भी काफ़ी सारे लोग रहते हैं, काफ़ी सारे लोगों की बस्ती है जो कि आज भी फोर्ट के अंदर रहती है। जब आप इस म्यूज़ियम में स्थित बारादरी में आते हैं तो ये काफ़ी अच्छा पिक्चर पॉइंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छे पिक्चर्स भी आते हैं और साथ ही आप अपना टाइम भी यहाँ पर स्पेंड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत ही खूबसूरत नज़ारा नज़र आता है। अब जिस स्थान की ओर अब हम बढ़ते जा रहे हैं, ये वह स्थान है जहाँ पुराने समय में राजा यहाँ बैठा करते थे। अब हम आ चुके हैं शाही हमाम में, यानी कि पुराने ज़माने का बाथरूम। अब हम आ चुके हैं स्कल्पचर गैलरी, यानी कि मूर्ति कला दीर्घा में। तो अगर इन सभी स्थानों को देखने के बाद अगर आप भरतपुर घूमने का विचार कर रहे हैं, तो अब मैं आपको जानकारी देता हूं कि किस तरह से आप भरतपुर के लिए पहुंच सकते हैं। भरतपुर आप बाय ट्रेन या बाय बस बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं। और अगर यहां पर स्टे फैसिलिटी की बात करूं कि कहां पर आप बजट फ्रेंडली तरीके से रुक सकते हैं, तो वो प्लेस रहेगी बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन के पास, जहां पर आपको काफ़ी सारे होटल्स मिल जाएंगे जहां पर आप बजट फ्रेंडली तरीके से अच्छे से रुक सकते हैं। और इन्हीं एरियाज़ के पास आपको अच्छे खासे रेस्टोरेंट्स भी मिल जाएंगे या ढाबे मिल जाएंगे, जहां पर आप कम बजट के साथ अच्छा फूड ट्राई कर सकते हैं। और अगर बात करें कि आपको भरतपुर घूमने में कितने दिनों की आवश्यकता होगी, तो आपके लिए 2 दिन सफिशिएंट रहेंगे, जिसमें कि आप ये सारे स्थान अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये है भरतपुर और भरतपुर घूमने से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है आगम सिंह सिसोदिया, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है।